तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज का जो सेशन रहेगा वो अगेन एक लास्ट के सिमिलर सेशंस के अकॉर्डिंग रहते हैं। जो हम नॉट सेट प्रियोर मेंस के लिए क्लासेस चल रही है, अपनी लास्ट 5 ईयर एम्स के एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। आज का भी सेशन उसी को कंटिन्यू करते हुए रहेगा। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन अपनी टेस्ट सीरीज को लेके। तो यहाँ पर अपने नॉट सेट की जो 6 को लेके स्पेशल मेगा टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है, जिसमें टोटल 100 टेस्ट पेपर रहेंगे। मॉर्निंग और इवनिंग में टेस्ट पेपर कैसे रहेंगे, लाइव रहते हैं। ठीक है, इसको हम सुपर रिवीजन सीरीज भी कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे टेस्ट मिल रहे हैं। साथ में कुछ स्पेशल पीडीएफ भी मिल रही है जो आपके नोट सेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पे यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, लाइव किए जाते हैं। लाइव रैंकिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी टेस्ट के बाद में, जिससे कि जो आप यहाँ पे खूब सारे बच्चों के बीच में अपने यहाँ पे लाइव रैंकिंग देख सकते हैं कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो फर्स्ट जो टेस्ट सीरीज अपनी कौन सी है, नॉट सेट 6 स्पेशल मेगा टेस्ट सीरीज। तो इसमें कुछ इस प्रकार से अपने यहाँ पे डे वाइज सब्जेक्ट वाइज आपके जो है, और प्री नॉट सेट 6 प्रीलिम्स स्पेशल जो आपको यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं कंटिन्यू अपनी ऑफिशियल ऐप पे, जो आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से आपको मिल सकती है, एंड्रॉयड और आईओएस के लिए। इसके बाद में जो है अपनी न्यू पैटर्न 43 मॉडल टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस जो है टेस्ट सीरीज बनाई गई है। इसके अंदर न्यू पैटर्न का मीनिंग क्या है कि एक तो देखो, न्यू पैटर्न का मीनिंग क्या है कि आपको यहाँ पे 100 एमसीक्यूज मिलते हैं। 18 मिनट के अंदर आपको 5 सेक्शन मिलेंगे, और 5 सेक्शन के अंदर आपको 20 एमसीक्यूज मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न। ठीक है, तो ये आपके नया पैटर्न रहने वाला है आपके प्री के लिए। तो ये आपकी उसकी प्रैक्टिस करवाएगा कि किस प्रकार से आपको जो है 18 मिनट्स के अंदर 20 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और 5 यहाँ पे क्या रहेंगे, सेक्शंस रहेंगे। तो ये कुछ अपने टेस्ट सीरीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। बाकी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे हमारे सपोर्टिव नंबर्स दिए हुए हैं, इन पे आप कॉल एंड मैसेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। एमसीक्यू है अपना। A 38-year-old female client with a history of chronic schizophrenia paranoid type is currently an outpatient at the local mental health and mental retarded clinic. 30 ईयर ओल्ड फीमेल क्लाइंट है, हिस्ट्री है उसको क्रोनिक सिजोफ्रेनिया की। क्रोनिक सिजोफ्रेनिया में जो है कैसा सिजोफ्रेनिया है, पैरानोइड टाइप का सिजोफ्रेनिया है। सी करंटली एन आउट पेशेंट एट द लोकल मेंटल हेल्थ एंड मेंटल रिटार्डेशन क्लिनिक। अब वो है एक आउट पेशेंट के रूप में यहाँ पे विजिट कर रही है लोकल मेंटल हेल्थ और मेंटल रिटार्डेड क्लिनिक। द क्लाइंट कम्स इन वंस अ वीक। क्लाइंट जो यहाँ पे एक बार आ रहा है वीक में, फॉर मेडिकेशन इवालुएशन एंड और रिफिल, मेडिकेशन के इवालुएशन के लिए और मेडिकेशन रिफिल के लिए। सी सेल्फ एडमिनिस्टर हेलोपेरिडोल 5 mg ट्वाइस अ डे एंड बेंजट्रोफिन 1 mg वंस अ डे। अब जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है, हेलोपेरिडोल 5 mg ट्वाइस अ डे ले रही है, साथ में क्या ले रही है, बेंजट्रोफिन 1 mg वंस अ डे ले रही है। ड्यूरिंग a recent clinic visit, she says to the nurse, I can't stay still at night. I toss and turn and can't fall asleep. वो यहाँ पे स्टेट कर रही है, बता रही है कि वो जो है नाइट में एक मतलब स्टिल नहीं रह पा रही एक जगह पे, और वो टॉस एंड टर्न हो रही है, मतलब वो बार बार में जो है नाइट में यहाँ पे साइड टू साइड यहाँ पे पोजिशंस चेंज कर रही है, और वो स्लीप नहीं ले पा रही है प्रॉपर। द नर्स सस्पेक्ट दैट सी में बी एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे नर्स क्या सस्पेक्ट कर रही है कि वो क्लाइंट जो है अभी क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन सा साइन सिम्टम एक्सपीरियंस कर रहा है। एकाथीसिया, पेनिशिया, डिस्टोशिया या फिर ओपिस्थोटोनस। क्या आंसर रहेगा, सिजोफ्रेनिया है, पैरानोइड टाइप का सिजोफ्रेनिया है। और इस प्रकार के हेलोपेरिडोल और बेंजट्रोफिन क्लाइंट ले रही है, और सिम्टम्स आपके सामने हैं। तो ये कौन सा सिम्टम बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे अपना आंसर जो रहेगा
तो देखिए सबसे पहले सिजोफ्रेनिया है। सिजोफ्रेनिया एक ऐसा टाइप का है पैरानोइड टाइप का। तो पैरानोइड टाइप के सिजोफ्रेनिया का मीनिंग क्या होता है कि इस टाइप के जो पेशेंट रहते हैं वो यहाँ पे किसी के ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। मतलब वो कैसे होते हैं, डिस्ट्रस्टफुल होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रस्टफुल होते हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, सस्पिशियस होते हैं, सस्पिशियस टू अदर पीपल। अब इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसको क्या दिया गया, हेलोपेरिडोल दिया गया। और हेलोपेरिडोल क्या करवाता है, मैक्सिमम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को यहाँ पे कौन जनरेट करता है, तो हेलोपेरिडोल। तो देखो यहाँ पे क्लाइंट को क्या हो रहा है कि वो नाइट में जो है एक जगह पे स्टिल नहीं रह पा रही और वो टॉस एंड टर्न करती रहती है नाइट में और स्लीप भी नहीं कर पा रही। तो सारी कंडीशंस है आपको किसके बारे में बता रही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए के बारे में। ये क्या कंडीशन है, काथिशिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोटर रेस्टलेसनेस। तो मोटर रेस्टलेसनेस आपको यहाँ पे इजीली शो हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एकाथीसिया, जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग सच एज हेलोपेरिडोल के एडमिनिस्ट्रेशन से आपको देखने को मिलता है और ये जो है ईपीएस के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एकाइनेशिया। एकाइनेशिया में क्या देखने को मिलता है आपको, एब्सेंट मूवमेंट। ठीक है, तो एब्सेंट मूवमेंट तो यहाँ पे है नहीं, वो तो एक्सेस मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। तो एब्सेंट मूवमेंट को आप क्या समझ सकते हो कि पेशेंट जो है वो इनेबिलिटी रहती है उसमें वॉलेंट्री मूव करवाने में मसल्स में। ठीक है, वो खुद की मसल्स को वॉलेंट्रिकली मूव नहीं करा पा रहा है, इसे हम कहते हैं एकाइनेशिया। नेक्स्ट देखिए क्या है, डिस्टोनिया। डिस्टोनिया का क्या मीनिंग होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, ओपिस्थोटोनस पोजीशन। ओपिस्थोटोनस पोजीशन किसमें आपको देखने को मिलता है, तो इसमें होता क्या है, स्पाज्म ऑफ मसल्स। मसल्स के अंदर स्पाज्म आता है जिसकी वजह से पेशेंट की यहाँ पे बॉडी का शेप कैसा हो जाता है, आर्चिंग शेप में यहाँ पे बॉडी जो है पेशेंट की देखने को मिलती है। और यहाँ से क्या एमसीक्यू बनते हैं कि ओपिस्थोटोनस में जो है कौन सी कंडीशन में दिखाई देती है, तो ये आंसर क्या रहेगा, टेटनस वाली कंडीशन में। और अगर बच्चों में हो रहा है तो यहाँ पे बच्चों में चांसेस ज़्यादा किसके रहते हैं, मेनिंजाइटिस के। बच्चों में पूछे तो क्या आंसर रहेगा, मेनिंजाइटिस। और ऐसे एडल्ट में जो है वो टिटनेस में ज़्यादा देखने को मिलती है ओपिस्थोटोनस पोजीशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स विल बी अलर्ट टू द most potential life-threatening side effect associated with administration of monoamine oxidase inhibitor. This is, नर्स यहाँ पे अलर्ट रह रही है किसके लिए, क्लाइंट को क्या दी जा रही है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग दी जा रही है। तो कौन सा साइड इफेक्ट यहाँ पे मोस्ट पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट यहाँ पे रहता है, MAO के एडमिनिस्ट्रेशन से। ऑक्यूलोगारिक क्राइसिस देखने को मिलता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन या फिर टार्डिव डिस्काइनेशिया। देखिए यहाँ पे अगर आप मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग ले रहे हैं और इसके साथ में अगर क्लाइंट ने डाइट कंज्यूम कर ली किसकी, टायरामाइन रिच डाइट अगर क्लाइंट ने कंज्यूम कर लिया, तो ये क्या कोज करता है, ये कोज करवाता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जो कि एक क्लाइंट में क्या होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस। तो ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस क्या होता है, इनवॉलेंट्री
upward deviation and fixation of eyeball। तो ये किस में देखने को मिलता है? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में, या फिर मैं कहूँ ड्रग इंड्यूस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में। और कुछ कंडीशन जो है पार्किंसन की कंडीशन में भी जो है आपको ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कम होता है। कब कम होता है? रैपिड चेंज इन पोजिशन। ठीक है, पेशेंट अपनी पोजीशन को रैपिडली चेंज करता है तो उस कंडीशन में उसको क्या हो सकता है? ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। और इसी के साथ ही ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कौन सी ड्रग से देखने को मिल सकता है? आंसर क्या रहेगा? एंटी डिप्रेसेंट। नेक्स्ट देखिए टार्डिव डिस्काइनेशिया। तो टार्डिव डिस्काइनेशिया में क्या आपको देखने को मिलता है? स्टेरियोटाइप मस्कुलर मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि किससे आपको देखने को मिलेंगे? एंटी साइकोटिक मेडिकेशन से। ये भी एक जो है ईपीएस के अंदर देखने को मिलता है। एंटी साइकोटिक मेडिकेशन से क्या होता है? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स यहाँ पे शो होते हैं, उसी के अंदर आपको टार्डिव डिस्काइनेशिया भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, a 35-year-old client receiving psychopharmacological treatment of his major depression with ट्रेनिलसाइप्रोमाइन सल्फेट, ए मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। एक मेजर डिप्रेशन का पेशेंट है, 35 ईयर ओल्ड। वो रिसीव कर रहा है अभी साइकोफार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहा है। ट्रीटमेंट में क्या ले रहा है? ट्रेनिलसाइप्रोमाइन सल्फेट। देखो आपको क्या करना है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की जो ड्रग्स है, ऑप्शन में आपको एमएओ इनहिबिटर ना देखे, केवल आपको जो है क्वेश्चन में केवल आपको ड्रग का नाम दिया सकता है। तो आपको जो है इन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एंटी डिप्रेशन की जो ड्रग्स है, इनको आपके नाम से यहाँ पे इनको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा सारा कौन सी है ड्रग ऑप्शन में, या फिर इस प्रकार के एमसीक्यू जिसमें ड्रग की कैटेगरी ना देके ड्रग का नाम देके आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। The nurse teaches the client that while he is taking this type of antidepressant, he need to restrict his dietary intake of। अब यहाँ पे नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को कि जब वो इस प्रकार की मेडिकेशन को ले रहा है, एंटी डिप्रेसेंट को ले रहा है, तो उसे जो है कौन सी डाइटरी इंटेक में यहाँ पे क्या करना है? रेस्ट्रिक्शंस करने हैं। पोटेशियम रिच डाइट में, ट्रिप्टोफेन डाइट में, टायरामाइन डाइट में, या फिर सेचुरेटेड फैट में। तो देखिए यहाँ पर क्लाइंट को कौन सी डाइट से रेस्ट्रिक्ट करना है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। लास्ट एमसीक्यू में मैंने आपको बताया था। तो टायरामाइन रिच डाइट को क्या करना है? क्लाइंट को अवॉइड करना है। तो कौन कौन से यहाँ पे फूड को यहाँ पे अवॉइड करना है? तो देखो एज चीज को, कैफीन ड्रिंक्स को यहाँ पे क्या करना है? क्लाइंट को अवॉइड करना है। बेवरेजेस को अवॉइड करना है। ठीक है, जिन जो यहाँ पे टायरामाइन रिच फूड है, इन्हें आपको क्या करना है? अवॉइड करना है, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये क्लाइंट में हाइपर टेंशन करते हैं, जो कि क्या होता है? क्लाइंट में सीवियर रहता है, जिसकी वजह से क्लाइंट में जो है डेथ भी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। इसलिए बाकी सैचुरेटेड फैट को जो है आपको हमेशा आपको अवॉइड करनी चाहिए, ताकि आपकी जो लाइफ स्टाइल कैसी हो, वो होती है हेल्दी। ठीक है, अगर आपको अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल करनी है तो आपको जो है सैचुरेटेड फूड को आपको अवॉइड करना होगा। बाकी पोटेशियम रिच डाइट, ट्रिप्टोफैन, सैचुरेटेड डाइट यहाँ पे जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट नहीं है। रेस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा? टायरामाइन कंटेनिंग फूड्स यहाँ पे अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू,
A 45-year-old client diagnosed with major depression is scheduled for electroconvulsive therapy in the morning. एक 45 ईयर ओल्ड क्लाइंट है, डायग्नोस हुआ उसके मेजर डिप्रेशन, अभी वो शेड्यूल्ड है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के लिए मॉर्निंग में. विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस आर रूटीनली एडमिनिस्टर इधर बिफोर और ड्यूरिंग ईसीटी. तो कौन सी यहाँ पे ड्रग्स को यहाँ पे मेडिकेशन जो है वो रूटीनली एडमिनिस्टर की जानी चाहिए बिफोर और ड्यूरिंग ईसीटी. तो ऑप्शंस देखिए, थियोरिडाजाइन, lithium and benzotrophine, atropine, sodium brevitol and succinylcholine chloride, sodium, potassium and magnesium, carbamazepine, haloperidol and trihexylphenidil. क्या आंसर रहेगा आपका यहाँ पे? देखो ईसीटी इंपॉर्टेंट है, ईसीटी से जो है रिसेंट में जो खूब सारे एमसीक्यू पूछे भी जा रहे हैं, स्पेशली ड्रग्स वाले एमसीक्यू. ठीक है, तो कौन कौन सी ड्रग्स काम में ली जाती है ईसीटी में, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, और क्यों काम में ली जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए. तो देखो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है मेजर डिप्रेशन में काम में आती है, ये आपके एमसीक्यू में ही पता लग गया. ठीक है, सिजोफ्रेनिया में और इनमें इनसे ज़्यादा डिप्रेशन में काम में आने वाली चीज़ है. तो इसके अंदर आपको कौन कौन सी इफेक्ट लाने होंगे, कौन कौन सी ड्रग देनी होगी. तो सबसे पहले आपको जो ड्रग देनी होगी वो है कि ईसीटी देने से क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है. तो ऐसी ड्रग को देना है जो ब्रेडिकार्डिया को क्या करे, प्रिवेंट करे. सेकंड, ईसीटी देने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनेस्थेसिया चाहिए होता है, एनेस्थेसिया की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, एंड मसल रिलैक्सेंट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो ऐसी कौन सी ड्रग है जिसका थोड़ा एनेस्थेटिक इफेक्ट भी आएगा और मसल रिलैक्सेंट, मेन कौन सी होनी चाहिए, मसल रिलैक्सेंट यहाँ पे मेन ड्रग रहनी चाहिए. ठीक है, तो ऐसी ड्रग कौन सी है आपके इस ऑप्शंस में से. तो देखो ऐसी ड्रग जो होगी वो कौन कौन सी होगी, कोलिनर्जिक ब्लॉकर, साथ में और क्या होगा, शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक, इसके अलावा और कौन सी देखनी है आपको, मसल रिलैक्सेंट, या फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर. ये ड्रग जो हम यहाँ पे विथ ईसीटी एंड बिफोर ईसीटी जो है क्लाइंट में प्रोवाइड करवा सकते हैं. तो इस ऑप्शंस में से आपको इसे कौन सी ड्रग लग रही है, ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं यहाँ पे. तो देखिए ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि एट्रोपिन जो है वो कैसी ड्रग है, कोलिनर्जिक ब्लॉकर है. नेक्स्ट, सोडियम बिविट्रोल किस प्रकार की ड्रग है, शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक ड्रग है. एंड सक्सिलन कोलिन क्लोराइड कैसा है यहाँ पे, मसल रिलैक्सेंट. ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पे ड्रग्स को प्रोवाइड कर सकते हो, तो ये क्या करेगी, ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करेगी, बॉडी के सिक्रेशंस को यहाँ पे कम करेगी, एस्पिरेशन से प्रिवेंट करेगी, एनेस्थेटिक इफेक्ट रहेगा, मसल रिलैक्सेंट का काम करेगी. तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है. नेक्स्ट देखिए, थ्योरिडाजाइन, ये किस प्रकार की ड्रग है, एंटीसाइकोटिक. तो डिप्रेशन में यहाँ पे एंटीसाइकोटिक जनरली यहाँ पे जो एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है, ना कि एंटीसाइकोटिक. नेक्स्ट, लिथियम कैसी ड्रग है, एंटीमेनिक. नेक्स्ट, बेंजोट्रोफिन कैसी ड्रग है, एंटी पार्किंसोनिज्म एजेंट. तो ये वाली ड्रग जो है यहाँ पे जनरली एडमिनिस्टर किस कौन सी कंडीशन में की जाएगी, अगर या तो क्लाइंट में शिजोफ्रेनिया होगा या फिर क्लाइंट में बाइपोलर डिसऑर्डर होगी, तो ये ड्रग दी जाएगी. मगर यहाँ पे तो ईसीटी के लिए देना है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है यहाँ पे, रॉन्ग हो रहा है. नेक्स्ट देखिए, तो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस जो है वो फ्लूइड करेक्शन में काम में आता है, मेंटेनेंस करने के लिए बॉडी में, तो ये भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है रॉन्ग हो रहा है. नेक्स्ट देखिए, कार्बामाजेपाइन, कार्बामाजेपाइन क्या है, एंटी कन्वल्जेंट. नेक्स्ट, हेलोपेरिडोल, एंटीसाइकोटिक.
और जो है ट्राईहेक्सिफेनिडिलिन, ये कौन सी है? एंटी पार्किंसोनिज्म एजेंट। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो रहा है? रॉन्ग हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा बेस्ट आंसर? ये मैंने हमने देख लिया। साइड इफेक्ट में क्या देखने को मिलता है, कौन सी आपको ड्रग प्रोवाइड करनी है ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। A 14-year-old teenager is hospitalized for anorexia nervosa. She is admitted to the adolescent mental health unit and placed on a behavior modification program. एक 14 ईयर टीनेजर हॉस्पिटलाइज्ड है एनोरेक्सिया नर्वोसा से रिलेटेड, और अभी जो एडमिट है वो एडोलोसेंट मेंटल हेल्थ यूनिट में। अभी वो क्या चल रहा है, उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम रन करवाए जा रहे हैं उसके। नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द टीनेजर विल मोस्ट लाइकली इंक्लूड। ठीक है, देखिए अब ये जो आपके नर्सिंग इंटरवेंशन इस प्रकार अगर एमसीक्यू आपसे पूछा जाए ना, तो ये एमसीक्यू हमेशा किससे रिलेटेड रहने चाहिए? बिहेवियरल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम जो आपसे एमसीक्यू में पूछा गया उसी के सिमिलर रहेगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा? अच्छा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो टीनेजर के अंदर यहाँ पे मोस्ट लाइकली इंक्लूड करना है? कौन सी यहाँ पे प्रोग्राम में? बिहेवियर मॉडिफिकेशन में। क्लाइंट को क्या हुआ है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, चलिए। Stabilizing routine tasks and activities around meal times, administering medications such as lithium, requiring the client to eat more during meals, या फिर checking the client's room frequently। तो क्या यहाँ पे करेक्ट रहेगा? तो देखिए यहाँ पे जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर वन। हमें क्या करना होगा इस क्लाइंट के लिए? एक तो स्टेबलाइज करना होगा रूटीन टास्क को। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? मोर स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट देना होगा उसको, जिससे क्या हो? क्लाइंट में सेफ्टी एंड कंफर्ट उसे फील हो। तो हमें क्या करना होगा? स्टेबलाइजिंग रूटीन टास्क, डेली के जो टास्क है वो स्टेबलाइजिंग होनी चाहिए, रूटीन टास्क होनी चाहिए। और एक्टिविटीज अराउंड मील टाइम्स यहाँ पे जो है आपको देखनी है वहाँ पे क्लाइंट में। तो ये जो है क्लाइंट में जो है और ज़्यादा इंटरनल कंट्रोल को यहाँ पे डेवलप करेगी, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे क्या हो रहा है? करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, आइए एक और एमसीक्यू निकाल लेते हैं यहीं से। एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन सच एज लिथियम, तो लिथियम यहाँ पे मेनिया में प्रोवाइड करवाते हैं, मगर यहाँ पे एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले क्लाइंट में कौन सी मेडिकेशन दी जाती है? तो आंसर क्या रहेगा? एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन दोगे, ना कि आपको लिथियम वगैरह कुछ देना है। तो इसलिए अपना आंसर क्या रहेगा? स्टेबलाइजिंग रूटीन टास्क एंड एक्टिविटीज अराउंड मील टाइम्स। नेक्स्ट एमसीक्यू। द क्लाइंट हैज बीन टेकिंग lithium 300 mg per oral BID for the past 2 weeks. This morning, her lithium level was 1 milliequivalent per liter. द नर्स शुड, अब इस कंडीशन में नर्स क्या करेगी? क्लाइंट जो है वो 300 mg पर ओरल BID जो है ड्रग ले रहा है पास्ट 2 वीक से। मॉर्निंग में क्या किया? लिथियम का लेवल एसेस किया और 1 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर यहाँ पे देखने को मिला। तो इस कंडीशन में नर्स क्या करेगी? नोटिफाई द फिजिशियन करेगी इमीडिएटली, होल्ड द मॉर्निंग डोज ऑफ lithium and continue to observe the client, administer the morning lithium dose as scheduled, या फिर obtain an order for benztrophin। कौन सी यहाँ पे ऑप्शंस को करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे?
तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे जो लिथियम का लेवल यहाँ पे असेस किया गया है मॉर्निंग में, वो क्या है 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो यहाँ से देखो 2 से 3 एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे केवल और केवल इसके लेवल से। सबसे पहला एमसीक्यू जो बनेगा वो बनेगा लिथियम का प्रोफाइलेक्टिक लेवल क्या होना चाहिए। प्रोफाइलेक्टिक लेवल कितना होना चाहिए लिथियम का, ये होता है 0.6 से 1.0 मिली इक्वलेंट पर लीटर। नेक्स्ट एमसीक्यू जो बनेगा आपका वो बनेगा थेरापेटिक लेवल। थेरापेटिक लेवल कितना होता है, तो 0.6 से 1.2 यहाँ पे मिली इक्वलेंट पर लीटर क्या रहता है थेरापेटिक लेवल। और यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि दिस मॉर्निंग हर लिथियम लेवल वाज 1 मिली इक्वलेंट पर लीटर, ये इसके थेरापेटिक लेवल के नियर बाई है, मतलब ये क्या है अभी नॉर्मल है। तो हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर द मॉर्निंग डोज ऑफ लिथियम एज स्केड्यूल। ठीक है, हमें क्या करना है एडमिनिस्टर करना है ड्रग को, क्योंकि ये जो रेंज यहाँ पे दी गई है ये यहाँ पे नॉर्मल है, विद इन द लिमिट्स है, इसलिए जो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, होल्ड नहीं करना है, नोटिफाई भी नहीं करना है। और बेंजट्रोफिन को तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि जो बेंजट्रोफिन होती है मैं बता चुका हूँ कई बार, तो बेंजट्रोफिन जो आपकी ड्रग है ये किस प्रकार की ड्रग है, एंटी पार्किंसोनिज्म। ठीक है, तो ये क्या है एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग है। ये कब दी जाती है, टू टू काउंटर एक्ट द ईपीएस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को काउंटर करने के लिए, कम करने के लिए दी जाती है क्या, बेंजिट्रोफिन। लिख लेना, अगर आपसे पूछे कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में ड्रग ऑफ चॉइस क्या देनी है आपको, तो बेंजिट्रोफिन, बेंजिट्रोलिन वगैरह, बेंजिट्रोफिन आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, बेंजिट्रोफिन। तो यहाँ पे जो है लिथियम के लिए पूछा गया है, तो बेंजिट्रोफिन तो यहाँ पे नियर बाई भी नहीं रहेगी, अपने एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के लिए दी जाती है। ठीक है, क्योंकि ईपीएस कौन जनरेट करवाता है, मैक्सिमम एंटीसाइकोटिक ड्रग। चलिए, इसके हमें देखिए नोटिफाई करने की यहाँ पे नीड नहीं है फिजिशियन को, होल्ड करने का भी नीड नहीं है फिजिशियन को। अब नेक्स्ट कुछ और एमसीक्यूज बनेंगे अपने लिथियम से रिलेटेड, देख लेते हैं वन बाय वन। चलिए, टॉक्सिक लेवल क्या रहेगा लिथियम का, कि हम कहेंगे भी हाँ यहाँ पे जो है टॉक्सिसिटी हो चुकी है, तो 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक अगर पहुंच जाए इसका लेवल, तो ये टॉक्सिसिटी की रेंज में आ जाता है। डेथ कब हो सकती है लिथियम की टॉक्सिसिटी से, तो मोर देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से क्या हो सकती है, डेथ यहाँ पे क्लाइंट में देखी जा सकती है। इसके अलावा और क्या देखा जाएगा कि लिथियम देने के बाद में कितने टाइम बाद में जो है सीरम लिथियम लेवल को असेस करना है, पूछा गया एमसीक्यू है। तो आंसर रहेगा मॉनिटर सीरम लेवल should be after 12 hours of फर्स्ट डोज। फर्स्ट डोज दिए जाने के 12 घंटे बाद में क्या करना है आपको, मॉनिटर करना है सीरम लिथियम का लेवल। ठीक है, उससे पहले करोगे तो रिजल्ट कैसे रहेंगे, फॉल्स रहेंगे, इसलिए बेस्ट आंसर क्या रहता है आफ्टर 12 आवर्स। और ये जो एमसीक्यू है आपको नॉर्सेट 2021 में पूछा जा चुका है। चलिए, इसके बाद में देखते हैं और एमसीक्यू। अर्ली साइन ऑफ टॉक्सिसिटी क्या रहेगी, तो अर्ली साइन ऑफ टॉक्सिसिटी में नोजिया वोमिटिंग। तो यही आपसे पूछ ले लेट साइन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अर्ली और लेट दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो लेट साइन में क्या आएगा आपके, ट्रेमर्स, और क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया। ठीक है, डिप्रेशन वाले सिम्टम, टीबी और डिप्रेशन, मसल वीकनेस, इस प्रकार के आपको कंडीशन देखी जाएगी। इसके अलावा कौन से इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने की जरूरत है, तो मेंटेन करना आपको किसका लेवल, सोडियम के लेवल को मॉनिटर करना है, और इसको लेवल को क्या करना है, मेंटेन करके रखना होता है। और डिजॉक्सिन में क्या होता है, पोटेशियम का लेवल मेंटेन करना होता है। यहाँ पे जो जब लिथियम थेरेपी चलती है तो सोडियम का लेवल मेंटेन करना है। सोडियम का लेवल मेंटेन करोगे तो आपको कौन सी ड्रग को अवॉइड करना है, तो डाईयूरेटिक्स को यहाँ पे हो सके चांसेस में जितना कोशिश करना है कि आपको अवॉइड करना है यहाँ पे पेशेंट को, क्योंकि ये क्या कोज कर सकती है, हाइपोनेट्रीमिया।
और हाइपोनेट्रीमिया क्या कॉज कर सकता है, लिथियम टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट, लिथियम की डोज पूछी जाती है। एक्यूट फेज में लिथियम की डोज क्या रहेगी? एक्यूट फेज में लिथियम की डोज रहती है 900 टू 2100 mg पर डे। और यही अगर बात आए क्रोनिक फेज में कितनी रहेगी, 600 mg टू 1200 mg पर डे की ये डोज दी जाती है। तो यहाँ पे क्रोनिक के बारे में पूछा जाता है जनरली एग्जाम में। नेक्स्ट एमसीक्यू जो बनेगा वो बनता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगा। तो अगर क्लाइंट को हाइपोनेट्रीमिया है तो क्या रखना है, ड्रग को यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना है, ठीक है। हाइपोकेलेमिया वाली कंडीशन में भी जो आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं ड्रग को। इसके बाद में क्लाइंट जो डायरेटिक्स पे है, इस कंडीशन में भी जो हमें अवॉइड करना है ड्रग को। प्रेग्नेंट वुमेन है टू प्रिवेंट कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन है और इसका अर्ली ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो हमें क्या करना है, स्पेशली इसमें तो अवॉइड आपको करना ही है, जनरली प्रेग्नेंट वुमेन में अवॉइड करना होता है इस ड्रग को। लैक्टेटिंग मदर्स में भी अवॉइड करना होता है। और अगर किसमें थायराइड प्रॉब्लम हो उसमें भी क्या करना है, इसको अवॉइड करना है। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे अपने लिथियम की कंडीशन से। एंटीडोट ऑफ लिथियम, अगर टॉक्सिसिटी होगी तो एंटीडोट क्या रहेगा, एंटीडोट ऑफ लिथियम क्या रहता है, डायलिसिस। कौन सा डायलिसिस, तो हीमोडायलिसिस। चलिए, ये कुछ एमसीक्यूज थे अपने लिथियम से रिलेटेड जो बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट एमसीक्यू, A 33-year-old client is diagnosed with bipolar disorder, acute phase। acute phase है अभी bipolar disorder की, 33-year-old patient है। This is her first psychiatric hospitalization and she is being evaluated for treatment with lithium। अभी उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट किससे किया जाएगा, लिथियम से। Which of the following diagnostic tests are essential prior to the initiation of lithium therapy with this client? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। तो देखो क्या पूछा गया आपसे कि लिथियम की थेरेपी स्टार्ट करने से पहले कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ पे एसेंशियल रहते हैं प्रियर टू एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रियर टू इनिशिएशन ऑफ लिथियम थेरेपी। देखिए, हेमाटोक्रिट, हीमोग्लोबिन एंड वाइट ब्लड सेल काउंट, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोलाइट क्रिएटिनिन, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, रैंडम ब्लड शुगर, एक्सरे, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इजी एमसीक्यू है मगर अच्छा एमसीक्यू है, पूछा गया था आप सभी से। लास्ट 5 ईयर एम्स के एमसीक्यूज हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए, लिथियम जो ड्रग है इसका एक्सक्रिएशन किसके द्वारा होता है, कौन करवाता है इसका एक्सक्रिएशन, आंसर क्या रहेगा, किडनी। तो हमें क्या देखना होगा, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपकी किडनी फंक्शन टेस्ट को बताता है, ऑप्शन नंबर बी। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोलाइट्स देखने और क्रिएटिनिन का लेवल देखना है। अगर किडनी यहाँ पे वेल फंक्शन है तो हमें जो है लिथियम थेरेपी को स्टार्ट करना है। इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर सी में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये सारे किस में आते हैं, एंडोक्राइन फंक्शंस में देखने में, ठीक है। एंडोक्राइन के फंक्शंस यहाँ पे एसेस होंगे, ना कि लिथियम से रिलेटेड या फिर रेनल से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सी क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, एक्सरे, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये जो कंडीशन है ये डिटरमाइन करते हैं आपके, एक तो एक्सरे किसको करेंगे, मस्कुलोस्केलेटल को। देखो, आपको बस क्या करना है, हर वर्ड को आपको समझना है, फिर आपको आंसर करना है, जिससे आपके जो है क्वेश्चन की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आपको पता है कि लिथियम दे रहे हैं, एक्सरे क्यों करवाएंगे क्लाइंट में, ठीक है। कैल्शियम का यहाँ पे इतना रोल नहीं है जितना सोडियम का है। तो यहाँ पे एक्सरे में अगर आप देखोगे तो क्या देखोगे, बॉन्ड डेंसिटी वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे कोई डिफॉर्मिटीज देख सकते हो, कैल्शियम का जो देख सकते हो, ठीक है। तो मस्कुलोस्केलेटल से कुछ है नहीं। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम तो न्यूरल नर्वस सिस्टम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये किससे रहता है, कार्डियक सिस्टम पे ज़्यादा फोकस है,
ना कि रीनल सिस्टम पे। तो हमें क्या करना है, किडनी को यहाँ पे टारगेट करना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा, करेक्ट रहेगा। और ये जो ऑप्शन ए है ये जनरल ब्लड स्टडीज है, तो ये यहाँ पे लिथियम थेरेपी करवाने से पहले एसेंशियल नहीं, आपसे पूछा गया है असेंशियल फॉर इनिशिएशन ऑफ लिथियम थेरेपी विद दिस क्लाइंट। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, when preparing insulin for IV administration, the nurse identifies which kind of insulin is used। आईवी इंसुलिन को एडमिनिस्टर करना है तो नर्स को यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से टाइप का इंसुलिन यहाँ पे यूज में लिया जाएगा। एनपीएच, ह्यूमन और प्रॉक इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन या फिर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो कौन सा इंसुलिन यहाँ पे काम में लिया जाएगा अगर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो देखिए अच्छा एमसीक्यू है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, रेगुलर इंसुलिन। ठीक है, ओनली इंसुलिन है जो हम कैसे दे सकते हैं, आईवी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में से जो रेगुलर इंसुलिन है ये ओनली एक ऐसा इंसुलिन है जो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी के जो सारे ऑप्शंस हैं ये कैसे हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है कुछ, और कुछ यहाँ पे कैसे है, लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एंड इंटरमीडिएट। तो ये सारे जो कैसे काम में लेते हैं इनको, सब क्यूटेनियसली। ठीक है, इसलिए अपना जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, द फिजिशियन डिसाइड टू प्रिस्क्राइब बोथ ए शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन and an intermediate acting insulin for a newly diagnosed 8-year-old diabetic client। An example of a short acting insulin is, short acting insulin का आपसे एग्जाम्पल पूछा गया है, नोवलिन, रेगुलर, ह्यूमलिन, एनपीएच, लैंटेबीफ या फिर प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है, तो कौन सा आंसर रहेगा यहाँ पे, देखिए शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन सा होता है, नोवलिन। ठीक है, तो नोवलिन कैसा रहता है, शॉर्ट एक्टिंग। इसके बाद में एनपीएच एंड लेंटे ये कैसे रहते हैं, इंटरमीडिएट। एंड लास्ट में प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, ये कैसा रहता है, लॉन्ग एक्टिंग। नेक्स्ट, cystic fibrosis is transmitted as an autosomal recessive trait। This means that autosomal recessive trait का मीनिंग क्या होता है, mothers carry the gene and pass into their sons, father carry the gene and pass it into their genes, डॉक्टर, या फिर both parents must have the disease for a child to have the disease, या फिर both parent must be carrier for a disease to have the disease। मोस्ट कैरियर फॉर ए चाइल्ड टू हैव द डिजीज। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट को फॉलो कर रहा है। तो देखिए रिसेसिव ट्रेट्स में क्या देखने को मिलता है कि बोथ पेरेंट्स से जो है डिफेक्टिव जीन्स आएंगे, तभी जो है वो बच्चे में जो है प्रॉब्लम कोज कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोथ पेरेंट्स मस्ट क्या होने चाहिए, कैरियर होने चाहिए, जो कि क्या कर सकते हैं, फिर बच्चे में डिजीज कोज कर सकता है। यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसी प्रॉब्लम होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट वाली कंडीशन है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा गया, मदर कैरी द जीन एंड पास इट टू द देयर सन। ये कौन सी कंडीशन होती है, ये है एक्स लिंक्ड या फिर सेक्स लिंक्ड डिजीज वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू,
A 6 month old infant who was diagnosed at 4 weeks of age with a ventricular septal defect was admitted today with a diagnosis of failure of thrive. एक 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट है जो डायग्नोस्ड हुआ है यहाँ पे 4 वीक ऑफ एज पे, और अभी जो कंडीशन क्या है उसके वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एडमिट है, डायग्नोसिस क्या है उसके फेलियर ऑफ थ्राइव. His mother stated that he had not been eating well for the past month. Cardiac catheterization reveals congestive heart failure. All of the following nursing diagnoses are appropriate. Which nursing diagnosis should have priority? तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस को अभी आपको यहाँ पे प्रायोरिटी में रखना है. देखिए ऑप्शंस क्या क्या है. Altered nutrition less than body requirement related to inability टू टेक इन एडिक्वेट कैलोरीज यहाँ पे नहीं मिल रही है क्योंकि क्लाइंट जो है वो कैसा है, अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट है, बॉडी रिक्वायरमेंट से कम यहाँ पे न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसलिए अल्टर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू डिक्रीज इनटेक ऑफ फूड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अल्टर हो रहा है. एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्बेलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड्स, की एक्टिविटी इंटॉलरेंस देखने को मिल रही है. कंडीशन क्या है, इम्बेलेंस हो रहा है इसमें ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड में, या फिर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इनइफेक्टिव पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, या फिर जो क्लाइंट का कार्डियक आउटपुट जो वो कम है ड्यू टू इनइफेक्टिव पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे प्रायोरिटी में रहेगा या फिर कौन सा डायग्नोसिस यहाँ पे प्रायोरिटी में रहेगा. तो देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी यहाँ पे क्या रहेगी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. अब ये प्रायोरिटी में क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए कार्डियक आउटपुट अगर कम रहेगा जिससे क्या आपको देखने को मिलेगा, कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, इनइफेक्टिव एक्शन ऑफ मायोकार्डियम. मायोकार्डियम प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, तो इससे जो है पंपिंग मैकेनिज्म क्योंकि यहाँ पे स्लो हो रहा है क्लाइंट का, क्योंकि क्लाइंट कैसा है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर का है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, O2 कंजप्शन जो है, O2 यहाँ पे जो है वो कम मिलेगी क्लाइंट को, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस. ठीक है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगा तो क्लाइंट में कैसा होगा, क्या करेगा, वो फूड इंटेक प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा, तो क्या वो देखने को मिलेगा, अल्टर्ड न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा. अल्टर्ड न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा तो क्लाइंट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा होगा, डिक्रीज होगा. तो देखिए ऑप्शन नंबर डी से जो है ये सारे ऑप्शंस कैसे हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इसलिए प्रायोरिटी आपकी क्या जाएगी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इनफेक्टिव पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट. जिससे क्या होगा, O2 यहाँ पे जो इनएडिक्वेट O2 मिलेगी क्लाइंट को, इनएडिक्वेट O2 मिलने से एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगी, एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगी तो प्रॉपर तरीके से वो न्यूट्रिशन इंटेक नहीं कर पाएगा, डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं खा पाएगा. ठीक है, और जिसकी वजह से कैलोरीज उसकी बॉडी में कम रहेगी, जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम रहेगा. मतलब चारों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, मगर प्रायोरिटी आपसे पूछिए तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा. ए 9 week old female infant has a diagnosis of bilateral cleft lip and cleft palate. एक 9 week old फीमेल इन्फेंट है, डायग्नोसिस क्या है उसके, बायलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट. सी हैज बीन एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ द क्लेफ्ट लिप. अभी उसके क्या किया गया है, पेडियाट्रिक यूनिट में एडमिट किया गया है, सर्जिकल रिपेयर किया गया है उसके क्लेफ्ट लिप को. Which of the following nursing intervention would be appropriate during the first 24 hours? फर्स्ट 24 आवर्स के लिए कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेगी क्लाइंट के लिए, पोजीशन ऑन साइड और एब्डोमेन, मेंटेन एल्बो रिस्टेंट इन प्लेस अनलेस सी इज बीइंग डायरेक्टली सुपरवाइज्ड. यहाँ पे क्या करना है, एल्बो रिस्टेंट को मेंटेन करना है जब तक उसे जो है डायरेक्टली सुपरवाइज ना किया जाए किसी के द्वारा. क्लीन सूचर लाइन एवरी शिफ्ट, सूचर लाइन को एवरी शिफ्ट यहाँ पे क्लीन करना है, या फिर ऑफर पेसिफायर व्हेन सी क्राइज. तो क्या आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा,
तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या करना है, करेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो एल्बो रिस्टेन को आप मेंटेन करके रख सकते हैं अनलेस क्लाइंट को कोई जो है सुपरवाइज ना कर रहा हो। अगर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या कर सकता है, सूचर्स को हार्म कर सकता है बच्चा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा यहाँ पे। तो देखो एब्डोमेन के ऊपर यहाँ पे अगर क्लाइंट को हमने रखा तो ये जो है इंजरी कर सकता है सूचर लाइन पे। नेक्स्ट देखिए क्लीन सूचर लाइन एवरी शिफ्ट की जगह हम यहाँ पे 2 to 4 आवर से हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लीन करना है, ताकि सूचर लाइन पे क्या ना हो, क्रस्ट ना आए, क्योंकि लिप्स है वो डिहाइड्रेट होकर यहाँ पे क्रस्ट बन सकता है। इस वजह से आपको जो है क्रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए एवरी 2 to 4 आवर से क्या करना है, क्लीन करना है सूचर लाइन को। नेक्स्ट पेसिफाइड देने से क्या होगा, हीलिंग जो है क्लाइंट की वो कैसी होगी, डिले होगी। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा यहाँ पे, इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा बेस्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, a child has a nursing diagnosis of fluid volume excess related to compromised regulatory mechanism। एक बच्चे में जो है रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स जो है बॉडी की वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या डायग्नोसिस बना है उसके, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। Which of the following nursing intervention is most accurate measures to include in his care? अब यहाँ पे कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट मेजर करेगा, ठीक है, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन क्लाइंट की केयर में होना चाहिए जो इसमें इसको जो है मोस्ट एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, किसको, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस को। वाइड ऑफ द चाइल्ड ट्वाइस a day on a same scale, मॉनिटर इनटेक आउटपुट, चेक यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ईच voiding, या फिर ऑब्जर्व फॉर एडिमा। देखिए इजी एमसीक्यू है, डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। वे करेंगे अपन क्लाइंट का ट्वाइस अ डे ऑन ए सेम स्केल, ठीक है, जब कभी आपसे इनटेक आउटपुट और वेट के बारे में रहे तो आपको प्रायोरिटी हमेशा किसको लेके चलना है, वेट को, ठीक है। तो वेट यहाँ पे इनटेक आउटपुट से भी मोस्ट रिलायबल रहता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, a 3 year old female client is brought to the pediatric clinic because she has not been to the clinic since she was 9 months old. The nurse practitioners describe the lymph as a Trendelenburg gate. This gate is characterized to of, मतलब ये आपसे पूछा है कि जो ट्रेंडलम गेट आपको दिखाई देगी यहाँ पे बच्चे में, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, स्कोलियोसिस का, डिसलोकेटेड हिप का, फ्रैक्चर्ड फीमर का, या फिर फ्रैक्चर्ड पेल्विस का। तो देखो लिम्स का क्या मतलब होता है कि प्रॉपर तरीके से वो वॉक नहीं कर पा रहा है, या फिर मैं कहूँ कि लंगड़ा कर चलना, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिम्प कहते हैं। तो टेंडलम बग गेट यहाँ पे जो है डिस्क्राइब हुआ है, तो ये गेट जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक है, आंसर क्या रहेगा, डिसलोकेटेड हिप में। डिसलोकेटेड हिप में कौन सी गेट देखने को मिलती है, टेंडलम बग गेट यहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्या होती है टेंडलम बग गेट, तो टेंडलम बग गेट में आपको क्या देखने को मिलता है, डाउनवर्ड स्लैंट ऑफ वन हिप is positive sign of dislocation of weight bearing
हिप, और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डिसलोकेशन हिप। साइन क्या है ये, गेट क्या है ये, ट्रेंडलनबर्ग गेट है। ठीक है, साइन अलग है, ये क्या है, ट्रेंडलनबर्ग गेट। नेक्स्ट एमसीक्यू, अगर बच्चा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिम्स के जैसे वॉक कर रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली डिसलोकेटेड हिप के अंदर सजेस्ट होता है। When assessing a female child for Turner syndrome, the nurse observe for which of the following symptoms। अब टर्नर सिम्टम्स के अंदर नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी, कौन से फॉलोइंग सिम्टम्स को ऑब्जर्व करेगी यहाँ पे, टॉल स्टेटर, एमनोरिया, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर गायनेकोमेस्टिया। तो देखिए, जब टर्नर सिंड्रोम की बात आती है तो स्टेटर कैसा रहता है, शॉर्ट रहता है, नो की, टॉल रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट देखिए कौन सा करेक्ट होगा, तो एमनोरिया। एमनोरिया की कंडीशन जो है क्लाइंट में देखी जाती है। एमनोरिया इज द सिम्टम ऑफ टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट देखिए, गायनेकोमेस्टिया। तो गायनेकोमेस्टिया किसका सिम्टम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सी और डी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रॉन्ग हो रहे हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एमनोरिया, जो कि टर्नर सिंड्रोम के अंदर हमें देखने को मिलता है। वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे अब्सेंस होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टर्नर सिंड्रोम। शॉर्ट स्टेचर रहेगा, एमनोरिया आएगा। पेरेंट्स शुड बी टॉट नॉट टू प्रॉप द बॉटल व्हेन फीडिंग देयर इन्फेंट। ठीक है, पेरेंट्स यहाँ पे बताते हैं, या फिर पेरेंट्स को यहाँ पे बताना चाहिए कि नॉट टू प्रॉप द बॉटल व्हेन फीडिंग देयर इन्फेंट इन एडिशन टू द रिस्क ऑफ चोकिंग इट पुट द इन्फेंट एट रिस्क। यहाँ पे इस प्रकार से जब हम उसको फीडिंग करवाएंगे तो एक तो वो चोकिंग की रिस्क तो लाएगा ही लाएगा, साथ में और कौन सी रिस्क को ला सकता है, ओटाइटिस मीडिया, अस्थमा, कंजक्टिवाइटिस, या फिर टॉन्सिलाइटिस। तो बॉटल को जो है वो बैक ऑफ द नेक तक यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखना है। इन्फेंट को फीडिंग करवाते टाइम में रिस्क रहती है चोकिंग की। दूसरा यहाँ पे रिस्क किसकी रहती है, ओटाइटिस मीडिया की। पूछा गया था आपसे एमसीक्यू, ठीक है, नॉर्थ सेट में। तो जो ओटाइटिस मीडिया की रिस्क क्यों रहती है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों में क्या होता है, यूस्टेशन जो ट्यूब रहती है वो कैसी रहती है, शॉर्ट रहती है कंपेरेटिव टू एडल्ट, एंड स्ट्रेट रहती है। इस वजह से क्या हो सकता है, क्लाइंट में ओटाइटिस मीडिया की रिस्क बढ़ जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, in carrying at home for a child who just ingested a caustic alkali, the nurse would immediately tell the mother to। ठीक है, एक केयर कर रहे हैं एक होम पे और ए चाइल्ड हु जस्ट इंजेस्ट कॉस्टिक एल्कलाई। ठीक है, कॉस्टिक एल्कलाई को यहाँ पे क्या किया गया है, इंजेक्शन किया गया है, या फिर एल्कलाई सॉल्यूशन को यहाँ पे क्या किया गया, इंजेक्शन किया गया है। अब यहाँ पे नर्स इमीडिएटली क्या बता रही है मदर को, क्या करना चाहिए, गिव विनेगर, लेमन जूस और ऑरेंज जूस, फोन टू द डॉक्टर, टेक द चाइल्ड टू द इमरजेंसी रूम, इंड्यूस वॉमिटिंग। तो देखिए यहाँ पे इंड्यूस वोमिटिंग रॉन्ग ऑप्शन रहेगा, क्योंकि कॉस्टिक एल्कलाई क्या मतलब हो गया, स्ट्रॉन्ग एल्कलाई। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एल्कलाई को इंजेस्ट करते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड को इंजेस्ट करते हैं तो कभी भी वॉमिटिंग को इंड्यूस नहीं करवाना है, ये फर्दर डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, टेक द चाइल्ड टू द इमरजेंसी रूम। तो ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल है करेक्ट है। तो इमरजेंसी रूम तक लाने तक उस बच्चे को क्या करना होगा, न्यूट्रलाइजिंग प्रोवाइड करवाना होगा। जो ये केमिकल उसने इंजेक्शन किया है इसका भी न्यूट्रलाइजेशन होना जरूरी है, नहीं तो वो क्या करता जाएगा, डैमेज करता जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। अभी आपसे क्या पूछा, इमीडिएटली। ऑब्वियस बात है, इमरजेंसी रूम में लाना ही है, मगर उससे पहले आप क्या कर सकते हो? अगर इस ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि उससे पहले भी हम कुछ कर सकते हैं, तो आपका आंसर जो है इमीडिएटली वाला, इमरजेंसी रूम वाला आंसर यहाँ पे रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट देखिए, फोन टू द डॉक्टर। तो ये भी जो है इमीडिएटली नहीं है। इससे इमीडिएटली क्या हो सकता है, गिव विनेगर, लेमन जूस और ऑरेंज जूस। ठीक है, ये जो है न्यूट्रलाइजिंग कर देंगे एक्शन ऑफ द एल्कलाइन। न्यूट्रलाइजिंग द एक्शन ऑफ एल्कलाइन। तो ये आपका क्या रहेगा, इमीडिएटली यहाँ पे क्लाइंट की मदद को क्या करना है, फॉलो करना है। नेक्स्ट, parent of a child with rheumatic fever express concern that she will always be arthritic। ठीक है, सी विल ऑलवेज बी आर्थराइटिक। पेरेंट है बच्चे के रूमेटिक फीवर के, एक्सप्रेस कर रहे हैं कंसर्न का कि जो उसका बच्चा है वो यहाँ पे ऑलवेज आर्थराइटिक फील करता है। द नर्स डिस्कसेज देयर कंसर्न एंड टेल देम द जॉइंट पेन यूजुअली। अब यहाँ पे नर्स डिस्कस कर रही है उनके कंसर्न को और बता रही है कि जॉइंट पेन यूजुअली कितने टाइम में जो है इस प्रकार का जॉइंट पेन जो है देखने को मिलेगा यहाँ पे। सबसाइड इन लेस देन 3 वीक, इज रिलीव्ड बाय एस्पिरिन, इज रेस्पॉन्सिव टू आइबुप्रोफेन, या फिर सबसाइड इन 36 डेज। तो वो बता रही है कि जॉइंट पेन जो है कितने टाइम तक, ड्यूरेशन तक रह सकता है क्लाइंट में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा। तो जॉइंट पेन जो है यूजुअली 3 वीक तक जो है क्लाइंट में कंटिन्यू रहता है, क्योंकि इस कंडीशन तक जो है जॉइंट्स जो है वो इन्फ्लाम्ड कंटिन्यू रह सकते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट को क्या है, पेन देखने को मिल सकता है, इन्फ्लाम्ड और टेंडरनेस देखने को मिल सकती है। इज रिलीव्ड बाय एस्पिरिन। तो ये यहाँ पे आर्थराइटिक होने का यहाँ पे जो है कंसर्न यहाँ पे नहीं दिखा पा रही है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। तो नेक्स्ट, सबसाइड विद इन 36 डेज, ये क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या रह रहा है, करेक्ट रह रहा है कि जो जॉइंट पेन है वो यूजुअली सबसाइड हो रहे हैं कितने टाइम ड्यूरेशन में, लेस देन 3 वीक में। ये आपका जो क्या रहेगा, आंसर रहेगा इस एमसीक्यू का। During the active phase of rheumatic fever, the nurse teaches parents of a child with acute rheumatic fever to assist in minimizing joint pain and promote healing by। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या पूछा गया कि एक्टिव फेज है रूमेटिक फीवर की, नर्स टीच कर रही है पेरेंट को कि एक्यूट रूमेटिक फीवर को असिस्ट किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से जो है आप मिनिमाइज कर सकते हो जॉइंट पेन को, और हीलिंग को किस प्रकार से आप प्रमोट कर सकते हो। देखिए, पुटिंग ऑल जॉइंट थ्रो फुल रेंज ऑफ मोशन ट्वाइस ए डेली, कि आपको ट्वाइस ए डेली यहाँ पे जो बॉडी के जॉइंट है उनमें फुल रेंज ऑफ मोशन करवाना है। मसाजिंग द जॉइंट ब्रिस्कली विथ लोशन एंड लिनीमेंट आफ्टर बार्थ, मसाज करना है जॉइंट्स को यहाँ पे लोशंस के साथ में। इमोबिलाइजिंग द जॉइंट्स इन फंक्शनल पोजीशन यूजिंग स्प्लिंट रोल एंड पिलोज, यहाँ पे जो जॉइंट्स को जो है फंक्शनल पोजीशन में इमोबिलाइज करना है। अप्लाई वार्म वाटर बॉटल एंड हीटिंग पैड्स ओवर द इन्वॉल्व जॉइंट, जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है वहाँ पर क्या करना है, वार्म वाटर बॉटल को और या फिर हीटिंग पैड को अप्लाई करना है। तो कौन से ऑप्शन में आपको देखने लग रहा है कि वो मिनिमाइज करेगा जॉइंट पेन को, दूसरा प्रमोट करेगा हीलिंग को। तो देखिए, अगर क्लाइंट को पुटिंग कर रहे हैं जॉइंट्स को यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन में, तो ये क्या कोज करेगा क्लाइंट में, पेन को कोज करेगा। मसाज भी क्या कोज करेगा, पेन को कोज करना है। आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है जॉइंट पेन को या बढ़ाना है। इस दोनों कंडीशन क्या है यहाँ पे, रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, अप्लाई वार्म वाटर बॉटल, तो ये भी क्या कोज करेगा, पेन को कोज करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। इमोबिलाइज करना है जॉइंट को,
फंक्शनल पोजीशन में रखना है, स्प्लिंट लगा सकते हैं, रोल्स लगा सकते हैं, पिलोज लगा सकते हैं, सारी कंडीशंस को हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर अगेन कुछ हम प्रीवियस ईयर एम्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो ये टारगेट जो रहेगा अपना प्री और मेंस दोनों के लिए रहेगा, टिल नॉट मेंस अपनी ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, जहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एमसीक्यूज के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। कुछ एडिशनल एमसीक्यूज भी अपने मिलते हैं, तो उसे भी हम यहाँ पे शॉर्ट वे के अंदर यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो अभी सीरीज चल रही है अपनी, सेशन चल रहे हैं, ये आपके रिविजन भी हो रहा है, साथ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको मिल रहे हैं, जो आपके पॉसिबली है कि आपको एग्जाम में इनसे रिगार्डिंग एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।